हेलो स्टूडेंट्स। तो पार्ट 2 ऑफ आरटीपी मैं लेके आया हूँ। स्टार्ट कर लेते हैं अभी हम लोग। हमने इसके पहले पार्ट 1 में हमने क्या कवर किया? हमने जीएसटी जो है वो कंप्लीट कवर कर लिया था। इनकम टैक्स का हमने सिर्फ केस सिनेरियो डिस्कस किया था। जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, मिस आशा इज एन इंडियन सिटीजन। इसका हमको क्वेश्चन पढ़ना है। डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर राम एंड मिसेस आशा एंड देयर टोटल इनकम फॉर AY 23-24 इग्नोरिंग प्रोविजन ऑफ 115 BAC। तो रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड करना है और उसके हिसाब से टोटल इनकम हम लोग को फाइंड करना है। इंडियन सिटीजन बोला है तो इंडियन सिटीजन एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इन डिटरमाइनिंग रेसिडेंशियल स्टेटस। She is a lawyer by profession. She started her consultancy profession in India in 2019 with the name New Way Associates. In May 2021, she got married to Mr. Ram, an American citizen. Mr. Ram came to India for first time on 1st May 2020 when he joined an MNC in India. He got a promotion and was transferred to Dubai. He left for Dubai on 1st October 2021. Mr. Ram came to India for first time. First time वो 1st May 2020 को आया है. He left for Dubai on 1st October 2021. Mrs. Asha accompanied him to Dubai. He started providing consultancy there. Both of them came to India for 3 months from June to August in 2022 to spend time with Asha's family. Following incomes were earned by Mr. Ram and Mrs. Asha during previous year 22-20। इनकम बाद में देखेंगे, पहले हम लोग रेसिडेंस स्टेटस देख लेते। तो मिस आशा तो इंडिया में थी 2019 तक, तो इंडिया में थी। एंड मिस्टर राम जो है वो 1st May 2020 को इंडिया में आया है। 1st May 2020 को टिल 1st October 2021। दैट मीन्स अगर हम बात करें फॉर द ईयर 2021 एंड 21-22 वो इंडिया में था। 2021 में वो पूरे साल के लिए इंडिया में था एक्सेप्ट अप्रैल। तो हम ऐसे भी कैलकुलेट कर लेंगे तो 335 आएगा। अगर आप पूरा 11 मंथ्स कैलकुलेट करोगे तो 335 डेज आएगा। एंड 21-22 में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का भी एक दिन। 1 2 3 4 5 6 180 181 182 183 एंड 180। तो 21-22 में वो 184 डेज है और 2021 में वो 335 डेज है। बोथ ऑफ देम केम टू इंडिया फॉर 3 मंथ्स फ्रॉम जून टू अगस्त। तो जून, जुलाई एंड अगस्त। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में वो 92 डेज के लिए है। तो अगर हम सिर्फ राम की बात करें, अगर हम सिर्फ राम की बात करें तो इन द ईयर 22-23 वो 92 डेज है। वो अमेरिकन सिटीजन है तो इसलिए विजिट टू इंडिया वगैरह वो सब प्रोविजन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हमको सिर्फ देखना है 180 डेज का कंडीशन, तो वो कंडीशन ऑब्वियसली सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। देन सेकंड कंडीशन क्या, 60 डेज प्लस 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग ईयर। 60 डेज और मोर प्लस 365 डेज और मोर इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर मतलब ये 4 साल में मिला के 365 या इससे ज़्यादा होना चाहिए। हमने कैलकुलेट किया था 21-22 में 335, सॉरी 21-22 में 184 एंड 2021 में 335। 184 एंड 335। उसके पहले तो वो कभी इंडिया में आया नहीं था क्योंकि 2021 में फर्स्ट टाइम आया था। इसका अगर हम टोटल करेंगे तो 519 डेज। तो यस, यहाँ पे 60 प्लस 365 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो राम जो है वो रेसिडेंट है। राम इज रेसिडेंट। अब ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए अगर हम देखें पिछले 7 साल में क्या वो 730 डेज है, तो आंसर आता है नहीं, क्योंकि वो 519 डेज ही है ना, और कोई दिन रहा ही नहीं है। तो पिछले 7 साल में भी ये 519 डेज ही होगा। तो राम जो है वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। राम इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब आशा के पर्सपेक्टिव से देखते। आशा जो है
वो भी करेंट फाइनेंशियल में तो 92 डेज है। ओके 92 डेज है। अब आशा जो है वो इंडियन सिटीजन है, आशा इंडियन सिटीजन है, तो उसके लिए यहाँ पे वो विजिट टू इंडिया वाला पॉइंट आएगा। स्पेंड टाइम विद आशाज फैमिली, तो दे केम हियर फॉर विजिटिंग इंडिया, तो यहाँ पे वो पॉइंट आ जाएगा। एंड 182 डेज जो है वो एप्लीकेबल होना चाहिए। नहीं तो अगर इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो 120 डेज, लेकिन वो भी नहीं। और अगर कोई और इनकम अगर नहीं कर रहे तो फिर वो 15 लाख का इनकम होता है क्या, वो देखते हैं हम लोग पहले। तो 15 लाख का इनकम हो रहा है क्या? Mrs. Asha, profit from consultancy profession in Dubai, which was set up in India, not liable to tax in Dubai. Not liable to tax in Dubai. तो ठीक है, देखते हैं कि अगर कोई और जगह पे टैक्स नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे टैक्स कर लेंगे 12 लाख। प्रॉफिट फ्रॉम कंसल्टेंसी प्रोफेशन इंडिया, तो वैसे तो यहाँ पे टैक्सेबल होगा ही। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ ब्रिटिश कंपनी क्रेडिटेड टुवर्ड दुबई बैंक अकाउंट, ये नहीं होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल, ये तो लॉस ही है। तो यहाँ पे 15 लाख ही हो रहा है, तो इनकम इज नॉट एक्सीडिंग 15 lakhs। इनकम शुड एक्सीड 15 लाख, इनकम शुड एक्सीड 15 लाख, वो 15 लाख से ज्यादा नहीं हो रहा है, तो ये प्रोविजन भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मिसेस आशा जो है वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगी। मिसेस आशा जो है वो नॉन रेसिडेंट है। अब मिस्टर राम जो है वो RNOR है, सैलरी फ्रॉम कंपनी इन दुबई, नॉट लायबल टू टैक्स इन दुबई, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, वो RNOR। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, यस ये टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली कंप्लीट, ये भी टैक्सेबल होगा। डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, ये भी टैक्सेबल होगा। तो 2,50,000 प्लस 4,60,000 प्लस 65,000, 7,75,000, 7,75,000 हो जाएगा मिस्टर राम का इनकम। एंड मिसेज आशा का इनकम, प्रॉफिट फ्रॉम कंसल्टेंसी, अब वो मिसेज आशा नॉन रेसिडेंट है, तो इनकम फ्रॉम कंसल्टिंग प्रोफेशन इन दुबई है, विच वॉज सेटअप इन इंडिया, वो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल नहीं होता है। प्रॉफिट फ्रॉम कंसल्टेंसी प्रोफेशन इंडिया, यस ये टैक्सेबल होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ ब्रिटिश कंपनी, ये भी टैक्सेबल नहीं होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, ये सेट ऑफ नहीं हो सकता किसी और हेड्स ऑफ इनकम में। तो बस आशा का इनकम कितना हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। तो हमको रेसिडेंस स्टेटस और टोटल इनकम पूछा था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। Examine with reasons whether the following statements are correct or incorrect with regard to the provisions of Income Tax Act 1961। ये हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यस इसका आंसर कैसे प्रेजेंट करना है वो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, एक बार आपको फिर से गो थ्रू करना चाहिए। RTP के सॉल्यूशंस को भी आप गो थ्रू कर लो, और जो हमने डिस्कस किए जिस तरह से आंसर प्रेजेंट करने हैं वो भी आपको एक बार फिर से रिकलेक्ट करना चाहिए। Akash, aged 17 years, received rupees 3,50,000 as an educational scholarship from Messrs ABC Limited. As a part of public welfare program, ABC Limited gave the above scholarship for his exceptional performance. तो सेक्शन 10 में अगर कोई स्कॉलरशिप वगैरह के लिए कोई अगर हमको ग्रांट मिल रहा है, कोई फंड मिल रहा है, वो एग्जाम्प्ट हो जाता है इन हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन एंड टू मीट द कॉस्ट ऑफ हिज फर्दर स्टडीज। अब ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखते हैं। द स्कॉलरशिप सो रिसीव बाय आकाश इज टैक्सेबल इन हिज हैंड्स अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। और अगर ये टैक्सेबल भी होता, अगर ये टैक्सेबल भी होता तो भी आकाश के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता, वो माइनर है। इन एनी वे वो इनकरेक्ट है। Mesers XY and company of partnership firm is engaged in the business of operating goods vehicles and computes its income on presumptive basis, मतलब 44A, yes. Since the income is computed under section 44AE, no further deduction of any kind is allowable from the income so computed। देखो 44AD वाला पॉइंट होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता, लेकिन 44AE में अभी भी सेक्शन 40B में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो रेम्यूनरेशन है वो अलाउड होता है, 44AE में अभी भी अलाउड होता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। 44AD के लिए अगर ये होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता। Cash credit of rupees 1,50,000 were traced in the books of accounts of Mr. Yogesh, for which no explanation of books, मतलब ये अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट है, वो 69 वाले सीरीज में आ जाएगा, जिसका टैक्स रेट होता है 60% प्लस 25% सरचार्ज प्लस 4% सेस, इफेक्टिव रेट 78% हो जाता है। सच इनकम इज टैक्सेबल एट द रेट 30%, तो ये इनकरेक्ट हो गया। मिस्टर श्याम इज अ सैलरीड इंडिविजुअल, ही परचेज अ पेंटिंग एंड स्कल्पचर, पेंटिंग स्कल्पचर कैपिटल एसेट होते हैं, फ्रॉम हिज फ्रेंड्स मिस्टर कमल एंड मिस्टर आशीष फॉर 45,000 and 35,000 रिस्पेक्टिवली।
मतलब यहाँ पे अगेन ये गिफ्ट वाली बात करें, मूवेबल प्रॉपर्टीज गिफ्ट, मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में क्या प्रोविजन था, अगर अगर एग्रीगेट वैल्यू ऑफ बेनिफिट एक्सीड 50,000 तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचर ऑन द डेट ऑफ परचेज वाज 80,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। तो 80,000 45,000 में परचेज किया, 35,000 का फायदा हुआ, और जो 60,000 है वो 35,000 में परचेज किया, 25,000 का फायदा हुआ, एग्रीगेट फायदा कितना हुआ, 60,000 का हुआ, तो 50,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल होगा। Since the difference between the fair market value and consideration of painting and sculpture does not exceed 50,000 individually, ये बोल रहा है कि इंडिविजुअली एक्सीड नहीं करता है तो इसलिए टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। अगेन ये इनकरेक्ट बोल रहा है क्योंकि इंडिविजुअली नहीं देखना है, एग्रीगेट देखना है। इंडिविजुअली हम देखते फॉर इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी में हम एग्रीगेट देखते। AB Light LLP consists two working partners, Mr. Anand and Mr. Beam, with 60% and 40% shares respectively. As per the partnership deed, they are eligible for interest on capital at the rate of 15% पर annum। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में आप बोलो, लेकिन मैक्सिमम 12% पर annum मिलेगा एज पर सेक्शन 40B ऑन देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 15 लाख ईच एंड रेम्युनरेशन ऑफ 50,000 पर मंथ टू आनंद एंड 40,000 पर मंथ टू भीम। ओके, ये भी हम लोग को देखना पड़ेगा कि सेक्शन 40B के लिमिट के हिसाब से बराबर है कि नहीं। इनको वैसे सैलरी कितनी मिल रही है, 50,000 प्लस 40,000 इंटू 12, 10,80,000 मिल रहा है। तो हम लोग वो लिमिट्स अप्लाई करके देखें क्या 10,80,000 लिमिट्स में आ रहा है कि नहीं। The firm is engaged in manufacturing business. During the year ended 31st March 23, the net profit as per profit and loss account was 25,86,000 before considering interest, okay, on capital and remuneration to partners as well as the following item। मतलब नीचे कुछ और चीजें दी हुई है जिसको उन्होंने कंसिडर नहीं किया हुआ है। करंट ईयर रेवेन्यू, हमको बुक प्रॉफिट निकालना पड़ेगा पहले, रेमुनरेशन कितना है उसके लिए बुक प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। करंट ईयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, यस ये माइनस करना पड़ेगा हमको। अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च रेटिंग टू 1920, ये माइनस करेंगे, लेकिन पहले करंट ईयर का माइनस करेंगे। तो करंट ईयर डेप्रिसिएशन ये भी माइनस करेंगे। तो पहले सब करंट ईयर का माइनस करेंगे, करंट ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर ये भी माइनस करेंगे हम लोग, और उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस ऑफ 1415 असेसमेंट ईयर का है। तो ये असेसमेंट ईयर 17 18 19 20 20 23 असेसमेंट 22 23 तक ही ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। हम असेसमेंट 23 24 की बात करें तो इसका कुछ नहीं होता। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन यस ये माइनस कर देंगे, ये फोर्थ। एंड ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉ ऑफ 18 19 यस ये सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सेट ऑफ नहीं करेंगे। बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय आपको ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस सेट ऑफ नहीं करना है। वो बुक प्रॉफिट निकालने के बाद, रेमुनरेशन निकालने के बाद, माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसमें हम सेट ऑफ करेंगे। पहले बुक प्रॉफिट में ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस सेट ऑफ नहीं होता है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन सेट ऑफ होता है। ठीक है, ये सेट ऑफ होगा लेकिन बाद में होगा। You are required to compute total income of AB Light Private LLP for AY 23-24 after considering the above items. Also determine the amount of remuneration taxable in the hands of Mr. Anand and Mr. Okay. तो अभी फटाफट कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ये 25,86,000 है, इसमें हम 2,40,000 माइनस करेंगे। फिर सेकंड मैंने क्या बोला था, 4,70,000 माइनस करेंगे। फिर मैंने बोला था 3,45,000 माइनस करेंगे। के बाद मैंने बोला था 52,000 माइनस करेंगे। अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ये 85,000 ये भी माइनस करेंगे, 85,000 भी माइनस हो जाएगा। इसको हम बाद में कंसिडर करेंगे। तो एक बार ये कैलकुलेट कर लेते हैं, 25,86,000 माइनस 40,000 माइनस 4,70,000, 3,45,000, 50,000, 85,000, 13,94,000। 13,94,000 में अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस कर लेते। हमसे 12% ही अलाउ करेंगे, तो 15 लाख जो है 15 लाख पे 12% इंटू 2 कर देते। 3 लाख पे 12% इन 3,60,000, तो ये 3,60,000 भी माइनस कर देते हैं। 13,94,000, 10,34,000।
तो बुक प्रॉफिट 10,34,000 है। अब जो बुक प्रॉफिट है उसमें हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, 10,34,000 जो है इसमें फर्स्ट 3 लाख पे 90%, और जो बैलेंस है उस पे 60%। तो 3 लाख का 90% 2,70,000 होता है, और 7,34,000 का 60% होता है 4,40,400 प्लस 2,70,000, दैट कम्स टू 7,10,400। 7,10,400 रेमुनरेशन है। हमने कैलकुलेट किया था कि उनका एक्चुअल रेमुनरेशन तो 10,80,000 है, तो विच एवर इज लोअर, तो 10,34,000 में से 7,10,400 माइनस हो जाएगा, तो 3,23,600 LLP का प्रॉफिट हो जाएगा, 3,23,600। एंड अब आनंद एंड बीम के लिए, देखो आनंद एंड बीम के लिए हमने सैलरी कितना अलाउ किया है, 7,10,400। ओके, 7,10,400 अलाउ किया, लेकिन उनको सैलरी मिला कितना है, उनको सैलरी मिला है 50,000 इंटू 12, 6 लाख, एंड 40,000 इंटू 12, 4,80,000। ओके, तो टोटल 10,80,000 है, ये इनका रेशियो हो गया। तो बस 7,10,400 को इसी रेशियो में डिवाइड करना है, 7,10,400 इंटू 6 डिवाइड बाई 10.8, that comes to 3,94,667, and 7,10,400 to 4.8 divided by 10.8, 3,15,730। तो आई थिंक ये हमारे आंसर सब हो गए। हमने एलएलपी का इनकम भी निकाल दिया और आनंद और भीम का भी इनकम निकाल दिया, दैट इज 3,94,667 एंड 3,15,733। इनकम नहीं निकाला, सिर्फ सैलरी, टैक्सेबल सैलरी हमने बताया कि इतना टैक्सेबल सैलरी होगा फर्म के लिए, इतने हाथ में, फर्म के लिए ये एक्सपेंस हो गया फर्म के हाथ में, तो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होगा, और उनके बीच में ये रेशियो, इस रेशियो में हम लोग डिवाइड करेंगे। Determine the capital gain, loss, and tax liability in the following scenarios for AY 23-24, assuming the assessee does not have any other income. On 12 December 2022, 1,200 shares of X Limited listed company are sold by Mr. Vishal, a non-resident, at rate 1,550 per share. STD was paid. अच्छा, STD was paid मतलब 112A हो गया। 112A में कॉस्ट कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, कॉस्ट हम बोलते हैं परचेज प्राइस, देख लो। ओके, तो कंपेयर करो किससे, फेयर मार्केट वैल्यू या सेल प्राइस, जो भी इसमें हायर होगा उसको कंपेयर करो परचेज प्राइस से, जो भी लोअर होगा वो, सॉरी माय बैड, इसमें से जो भी लोअर होगा इसको कंपेयर करेंगे हम परचेज प्राइस से, जो भी हायर होगा वो आपका कॉस्ट बन जाएगा। तो 1,550 तो हमारा सेल प्राइस है, कितना है, 1,550। अच्छा, एफएमवी कौन से रेट का देखना है, एफएमवी देखना है आपको 31 जनवरी 2018 का देखना है। These shares were acquired by him on 25th May 2017 for rupees 425, purchase price 425 है, by paying STD at a time of purchase. The price at which these shares were traded in National Stock Exchange on 31st January 2018 is as follows, अच्छा, हाईएस्ट प्राइस दिया, एवरेज प्राइस दिया, लोएस्ट प्राइस दिया। हाईएस्ट प्राइस जो होगा वो हम एफएमवी ले लेंगे, हाईएस्ट प्राइस है 680, इसमें से जो लोअर है वो 680 लेना है, उसमें से फिर जो हायर है वो 680, मतलब कॉस्ट कितना हो जाएगा 680। दैट मीन्स 1,550 हमारा सेल प्राइस है, 680 हमने बेचा है उसको 870 का बेनिफिट हो जाता है हम लोग को। नहीं नहीं, हम क्या कर रहे हैं, ऐसे नहीं कैलकुलेशन कर, हाँ सॉरी, माय बैड। तो 1,550 870 हो जाएगा ये, 870 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 1,200, 1,200 इंटू 1,200, 10,44,000, 10,44,000
यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, यहाँ पे इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, 112 में इंडेक्सेशन नहीं मिलता है। 10,44,000 आपका टैक्सेबल इनकम हो जाएगा। लेकिन इसमें इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं? 10,44,000 -1 लाख करते, बिकॉज एक्सीडिंग जो 1 लाख होगा उस पर 10% अप्लाई करते, -1 लाख इंटू 10%, तो 9,44,000, और इस पे हम 4% सेस ऐड कर देंगे, तो 981,76, और उसको राउंड ऑफ करेंगे हम लोग, तो 98180, ये आपका टैक्स लायबिलिटी आ जाए। Mr. Kabir, resident aged 45 years, is the owner of residential house which was purchased on 1st April 2020 for rupees 19 lakh. He sold the said house on 25th September 2022 for 24 lakh 50,000. Valuation as per stamp valuation authority is 25 lakh 50,000 as on the date of sale. तो 24 लाख 50,000 बेचा है, 24 लाख 50,000 का 110% अगर करते हैं तो 2695 आ जाता है, which that means stamp duty value do not exceed 110% of actual sale price. तो जो मेरा एक्चुअल सेल प्राइस है वही आ जाएगा। सेक्शन 50C जो है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं लेना, यहाँ पे 24,50,000 ही मेरा सेल कंसिडरेशन आ जाएगा। 20 में परचेज किया था, 22 में सेल किया है, मतलब 21 हो गया, 22, यस 2 साल के 24 मंथ्स के ऊपर हो गया है, तो यहाँ पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। 19 लाख इंटू 331 तो है, ये कौन सा साल है? 2021 का दिया हुआ है, 301 है, तो 19 लाख इंटू 331 डिवाइड बाय 301, तो 20,89,369 हो जाता है। 24,50,000, तो इट इज 3,60,631, ये कैपिटल गेन हो जाएगा। 3,60,631 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। Mr. Jain, a resident individual aged 40 years, suffers from severe disability. Severe disability बोला है, 80U 1,25,000 का डिडक्शन दिमाग में रखना है। फाइंड क्या करना है हम लोग को? फाइंड क्या करना है? Compute total income of Mr. Jain for AY 23-24 if he does not opt for provision of section 115 BSc. टोटल इनकम फाइंड करना है, मतलब डिडक्शंस वगैरह काम आएंगे हम लोग को। He gives the following information for previous year 22-23. He has paid life insurance premium by check 27,000 to insure his life. The insurance policy was taken on 27 August 2018 and sum assured is 2,20,000. sum assured दिया है, तो हम लोग को यहाँ पे वो बताना चाहते हैं कि भाई वो जो लिमिट है उससे ज़्यादा रिडक्शन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिस्टेक कर सकते हैं, 2,20,000 का 10% लिमिट ले लेंगे, लेकिन याद रखना है वो डिसेबल्ड पर्सन है। अगर डिसेबल्ड पर्सन है और 31 मार्च 2013 के बाद की पॉलिसी है जो कि है वो, तो 15% मिलता है। 2,20,000 इंटू 15%, 33,000 इज द लिमिट, तो ये पूरा 27,000 जो है 80C में रिडक्शन मिल जाएगा। अगर हमने ये डिसेबल्ड वाला पर्सन ये ध्यान में नहीं रखा, 10% अप्लाई कर दिया, तो हम 22,000 ही सोचेंगे। अगर अगर कोई स्टूडेंट इसको ध्यान ही नहीं रखता है, भूल जाता है, ठीक है, वो नोट नहीं लिखेगा, एक्सप्लेनेशन नहीं लिखेगा, उसके मार्क्स उस पर जाएंगे, बट आंसर तो करेक्ट हो जाएगा। ये रिटर्न अ लिटरेरी बुक मतलब रॉयल्टी वाला डिडक्शन मिल सकता है यहाँ पे। For Rochak publication, a lump sum amount of royalty income earned in previous year 2023 amount to rupees 9 lakh, or expenses incurred for writing the book 40,000. So 9 lakh minus 40,000, 8,60,000 इनकम होगा, और 3 लाख का तक का डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80B. His friend gifted a statue of goddess Saraswati to his daughter Miss Dia, aged 14 years, minor है, on successful completion of a secondary school. Fair market value of statue is 65,000. स्टैचू जो है, स्टैचू स्कल्पचर ये सब कैपिटल एसेट में आता है, 65,000 है, टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल होगा, हम अज्यूम करते हैं कि मिस्टर जेन का इनकम ही हायर है, तो उसी के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन लेकिन याद रखने वाली बात ये कि अगर अगर ये जिसको मिला है उसी के हाथ में टैक्सेबल होता तो 65,000 टैक्सेबल होता। लेकिन सिंस पेरेंट के हाथ में सेक्शन 64(1)(a) क्लब करके यूज करके हम क्लब कर रहे, तो इसमें 1,500 रुपए का एग्जेम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 1032, तो ये 63,500 चला जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। He received a gold chain worth rupees 68,000 from his in-laws on the occasion of his marriage anniversary. In-laws से मिला है। अब देखो यहाँ पे एक बात को समझो, स्पाउस की जो मदर है
तो स्पाउस के जो फादर है, फादर इन लॉ, स्पाउस के ब्रदर है, स्पाउस की सिस्टर है, ये सब सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ होंगे। उनके जो स्पाउसेस है, ब्रदर्स के मतलब स्पाउस के ब्रदर की वाइफ या फिर स्पाउस के सिस्टर के हस्बैंड, उनसे भी अगर कोई गिफ्ट मिल रहा है तो भी वो टैक्सेबल नहीं होगा, तो भी वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम ये इन लॉज बोला, स्पेसिफाई नहीं किया, तो ऑब्वियसली हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इनमें से किससे मिला है, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आई मीन ये एक्सेप्शन में, तो ये टैक्सेबल नहीं होगा, तो हम टैक्सेबल नहीं करेंगे। ये डिपॉजिट रुपीज 70,000 इन फिक्स डिपॉजिट विद एसबीआई इन द नेम ऑफ हिज माइनर सन इन सितंबर 2022। इंटरेस्ट अर्न ऑन सच डिपॉजिट रुपीज 5,500। तो 70,000 5,500 इंटरेस्ट है, इसमें भी 1,500 का एग्जामेशन मिल जाएगा। ये अलग अलग है ना, पहले मिस दिया थी, अब ये सन है ये, तो 4,000 का टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। ही डोनेटेड रुपीज 5,000 इन कैश, 5,000 इन कैश कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। 2,000 रुपये से ज्यादा अगर कैश में दिया तो डिडक्शन नहीं मिलता है। He had taken a loan of rupees 38 lakh for the purchase of house property valuing 45 lakhs for self-occupation from a financial institution on 1st May 2020. Uh, he repaid 1,80,000 during PY 2023. 1,80,000 ये मिल जाएगा आपको सेक्शन 80C में डिडक्शन, आउट ऑफ विच 1,05,000 इज टूवर्ड्स प्रिंसिपल पेमेंट। सॉरी, ये बताया प्रिंसिपल पेमेंट, तो ये 80C में चला जाएगा। और बैलेंस जो है मतलब वो 75,000 है, तो ये 24B में हम डिडक्शन ले सकते हैं, तो हम 24B में डिडक्शन ले सकते हैं। इसका डिडक्शन हम लोग 80E में भी ले सकते थे, यहाँ ही हमको पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ, टोटल इनकम क्या है उसका, यहाँ पे ये इनकम है एक 8,60,000। डिडक्शंस क्या क्या है, 80C में ये 27,000 है, और फिर बाद में या 1,05,000 है। 1,05,000 है। देन हम 80QQB में भी 3 लाख लिख लेते, के बाद कम फ्रॉम अदर सोर्सेस में 3,500 और 4,000। 4,000। देन सेल्फ ऑक्यूपेशन है, तब ठीक है, इसमें 75,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रिडक्शन मिल जाएगा ये। और ATU 1,25,000। तो 8,60,000 प्लस 6,500 प्लस 4,000 माइनस 75,000, 8,25,000। डिडक्शंस का टोटल कर लेते हैं, 7,000 प्लस 1,05,000, 1,32 ATC में है, प्लस 3 लाख प्लस 1,00,000, 5,57,000 का डिडक्शन आता है। 8,25,000, 2,68,000 टोटल इनकम हो जाएगा। और हमको सिर्फ टोटल इनकम पूछा है, टैक्स नहीं पूछा। अच्छा, इस पे हमको टैक्स पूछा था, हमने टैक्स कैलकुलेट नहीं किया था, चलो इसका टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। 9,500 कर दिया हम।
ने सब बराबरी की। आई थिंक कुछ कैलकुलेशन देख लेते, कैलकुलेशन। $8,60,000 प्लस 500,000 माइनस 8 ओ, या मैंने इसमें बराबर नहीं लिखा था, 8,05,500 आएगा माइनस, यस, 1,95,500। अच्छा, अब ये जो इनकम हमने कैलकुलेट किया था उस पर टैक्स भी हमको कैलकुलेट करना था, इस पे टैक्स। अब ये है क्या, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो राउंड ऑफ कर देंगे, नेट इनकम, टोटल इनकम हो जाएगा 3,60,630। ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब 20%, 20%, लेकिन याद रखना है अगर अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है तो पहले हम वो उसको यूटिलाइज करेंगे। 360/30 माइनस 2,50,000 इंटू 20%। अब इसमें 12,500 का रिबेट भी मिलेगा, और इस पे हम 4% ऐड भी कर देंगे, 10,011, दैट इज राउंडेड ऑफ टू 10,010। वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन। हमको उसने टैक्स भी पूछा था, स्टार्टिंग में बोला था, यस, तो टैक्स लायबिलिटी निकालनी थी। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दिया है क्वेश्चन? हाँ दिया, हाँ। मिसेस कशिश, कशिश रेजिडेंट इंडिविजुअल एजेड 62 ईयर्स, 62 ईयर्स है, 62 ईयर्स, अगर टैक्स पूछा तो याद रखना 3 लाख तक का, 3 लाख तक का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होता है। तो क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, he runs her own clinic, income and expenditure account of Mr. Kashish for the year ending 31st March 23 as under। तो इनकम साइड देख लेते, कंसल्टेंसी फीस बराबर लग रहा है, सैलरी रिसीव फ्रॉम नहीं, ये सैलरी हेड में जाना चाहिए, तो ये नेट प्रॉफिट से माइनस हो जाएगा। रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये हाउस प्रॉपर्टी में जाना चाहिए, ये भी माइनस हो जाएगा। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी ग्रॉस, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाना चाहिए, यहाँ से माइनस हो जाएगा। अब सैलरी टू स्टाफ बराबर लग रहा है, प्राइमरी फीस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बराबर लग रहा है, रेंट ऑफ क्लिनिक के कन्वेंस एक्सपेंस, पावर, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, इसको हम एक्सपेंस यहाँ से प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, और ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में डील करेंगे। इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, अगेन ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और सेक्शन 80E में इसका रिडक्शन मिल जाएगा। अमाउंट पेड टू साइंटिफिक रिसर्च फॉर एसोसिएशन अप्रूव एंड नोटिफाइड अंडर सेक्शन 35 बराबर है। नेट प्रॉफिट, ठीक है, इज वर्किंग पार्ट टाइम विद ट्रू केयर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, हर सारे डिटेल्स आ रहा है अंडर 90,000 है। ओके, तो ये 90,000 इंटू 12 करेंगे अगर हम, तो 10,80,000 आता है। तो यही आई थिंक 10,80,000 इधर बताया है, तो यहाँ से तो माइनस करेंगे, लेकिन सैलरी इनकम में यहाँ पे 50,000 का डिडक्शन नहीं भूलना, 10,30,000। Further, during PY 2023, her son had undergone a medical treatment through Care Hospital Private Limited free of cost. Hospital would have charged a sum of 1,06,000 for similar treatment. तो मेडिकल फैसिलिटी में हमने देखा था कि सेल्फ या फैमिली को, सेल्फ या रिलेटिव को अगर ट्रीटमेंट मिलता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर कोई नोटिफाइड हॉस्पिटल में या फिर एम्प्लॉयर के खुद के हॉस्पिटल में, तो उसमें कोई परक्यूसिव वैल्यू नहीं आती है, टैक्सेबल नील वैल्यू हो जाती है। ओके, फिर क्या बोला है कि ओन्स अ रेसिडेंशियल हाउस, रिकंस्ट्रक्शन बोला है, क्या बोला, रिकंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन नहीं बोला है। रिकंस्ट्रक्शन से क्या फर्क पड़ जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन से फर्क ये पड़ जाएगा कि अगर एसओपी होगा तो 30,000 का डिडक्शन ही मिलेगा इंटरेस्ट का। एलओपी कोई प्रॉब्लम ही नहीं, लेकिन अगर एसओपी होगा तो 30,000 का डिडक्शन मिलेगा। ऑफ द हाउस वॉज स्टार्टेड ऑन 1 April 2022 एंड वॉज कम्प्लीट ऑन 30 September 2022। जिस साल में स्टार्ट किया उसी साल में कंप्लीट हो गया, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कुछ नहीं है यहाँ पे। After reconstruction, ground floor of the house is self-occupied by her, while first floor has been rented out since 1/10/22। मतलब जो इंटरेस्ट है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेना चाहिए। Both the floors are of equal area. The monthly rent is 40,000। The tenant also pay 3,000 per month as power backup charges। मंथली रेंट जो है ये आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगा, लेकिन ये जो पावर बैकअप चार्जेस है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट बन जाए।
He took a housing loan of 25 lakhs for reconstruction on 1/4/22. Interest on housing loan for this period was 1,20,000 and for 1st October is 1 lakh. वो कितना भी कोशिश करे कंफ्यूज करने का, हम कंफ्यूज नहीं होंगे, इसमें कोई प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं है। पूरे साल का जो इंटरेस्ट है वो 2,20,000 है और उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 1,10,000 और 1,10,000, जिसमें एसओपी के केस में आपको सिर्फ 30,000 का डिडक्शन ही मिलेगा। अदर इंफॉर्मेशन, conveyances expenses include a sum of 48,000 incurred for conveyance from house to true care private house and vice versa। मतलब ये पर्सनल एक्सपेंडिचर हो गया, तो 48,000 जो है इसको हम ऐड कर लेंगे बिजनेस इनकम में, 48,000 ऐड। पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस इंक्लूड सम ऑफ 10,000 incurred for generator fuel for providing ओके। तो ये जो 10,000 है ये भी पीजीपी में तो ऐड हो जाएगा, पीजीपी में ऐड हो जाएगा, लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में माइनस करेंगे इसको हम। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूड सम ऑफ 10,000 पेड एज म्युनिसिपल टैक्सेस। ये जो म्युनिसिपल टैक्सेस है ये पीजीपी में ऐड हो जाएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लेस करेंगे इसको, लेकिन आधा ही लेस करेंगे क्योंकि आधा एसओपी। क्लिनिक इक्विपमेंट्स डिटेल्स आर ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ क्लिनिक इज 1/4/2022 5 लाख एंड फ्रेश परचेज मेड ऑन 28/8/2022 मोर देन 180 डेज हो जाता है 75,000 विच वॉज पेड इन कैश। कैश में पे किया, इसको कोई हम एक्चुअल कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। 5 लाख का 15% 75,000 डेप्रेशन आ जाएगा। She also paid tuition fee for fees 40,000 for a granddaughter। ग्रैंड का ट्यूशन फीस का कोई रिडक्शन एटीसी में नहीं मिलता है, सिर्फ चिल्ड्रन के लिए मिलता है। She availed a loan of rupees 25 lakh from bank for higher education of her son. She repaid principal of 3 lakh and interest of 1,56,000। ये एटीई का रिडक्शन है, यही 1,56,000 पीएनएल में बताया है क्या? हाँ यही बताया हुआ है। इसके बाद क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिसेस कशिश फॉर AY 2024 अज्यूमिंग शी इज नॉट ऑप्टिंग। चलो अभी इनकम कंप्यूट करते हैं हम लोग। आई थिंक हमने पूरा डिस्कस तो कर ही लिया है, तो एक बार देख लेते हैं कि सबसे पहले सैलरी इनकम। सैलरी इनकम कितना आएगा? 10,30,000 आएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आएगा? फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर का ग्रॉस एनुअल वैल्यू, अब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हम लोग को, तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ था? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ था? 30 सितंबर। उसके बाद से रेंट पे दे दिया, मतलब 6 महीने के लिए, तो 40,000 इंटू 6 2,40,000। आई थिंक यही हमारे पीएनएल क्रेडिट में भी अमाउंट दिख रहा है, 2,40,000। तो ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया। म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस हमने एडजस्टमेंट में देखा था, म्युनिसिपल टैक्सेस 10,000 है, तो यहाँ पे सिर्फ 5,000 माइनस होगा। $2,35,000 और फिर 2,35,000 का 30% 70,500 और फिर 1,10,000 का इंटरेस्ट 54,500। 54,500 हो जाएगा। और जो एसओपी है उसमें 30,000 हम लोग को मिल जाएगा लॉस, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा 24,500। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आई थिंक ये की है 60,000। पीजीबी भी निकालेंगे एक बार, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज देख लेते हैं 60,000। फिर वो 18,000 हम लोग को मिला था पावर बैकअप, लेकिन उसमें 10,000 का खर्चा था, 8,000, ये हो जाएगा 68,000। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाएगा 68,000। अब पीजीपी में हमारा नेट प्रॉफिट कितना है? 55,34,000। इनकम साइड से हमको जो माइनस करना था, -10,80,000 -2,40,000 -60,000, ऐड हम लोग को करना था 1,20,000 1,56,000, फिर और ऐड करना था हमको
48,000, 10,000, देन और एक 10,000, 75,000 माइनस करना है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कुछ कमन एक्सपेंडिचर में आई थिंक नहीं दिया है। यस, ये डेप्रिसिएशन माइनस करना है हम लोग को। एंड के बाद 40,000 के बाद हम लोग को डिडक्शंस पे हम बाद में ध्यान देंगे। तो 45,20,000, 45,20,000। तो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ तक हमने बराबर किया है सर। अब ऐड कर लेते हैं ये 45, 28, 10, 30 एंड 24, 500। 8, 10, 30 एंड 24, 500। ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगा हमारा 56,45,500। अब डिडक्शंस, डिडक्शंस में एक हमने ये 80E देखा था, और कोई डिडक्शन, और कोई प्रिंसिपल पेमेंट लोन का था ना? डिडक्शंस मार्क नहीं। बस तो दो ही डिडक्शन है यहाँ पे हमारे पास। एक 1,56,000 ही, दैट्स इट। तो उतना डिडक्शन माइनस कर देंगे हम लोग। -1,56,000, 4,89,500, ये हमारा आंसर होता है। डिडक्शन एक ही है, 80E। रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल लोन ऐसे कुछ नहीं दिया है हम लोग को। -1,56,000, 54,89,500। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये टोटल इनकम हो जाएगा। टैक्स पूछा है क्या इसमें? टैक्स पूछ, टैक्स लायबिलिटी पूछा है, तो टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं अभी फटाफट। तो एज कितना है उसका? 62 ईयर्स है। अगर एज 62 ईयर्स है तो मतलब 3 लाख तक का एग्जेम्पशन होता है। 3 लाख तक का अगर एग्जेम्पशन है, दैट मीन्स फर्स्ट 10 लाख पे 1,10,000 का टैक्स हो। तो -10 लाख कर देते, बचे हुए पे 30%। इसमें से हमने 10 लाख माइनस किया, तो बचे हुए 30% पे अमाउंट आ गया 13,46,850। इसमें 1,10,000 ऐड कर देते हैं। 14,56,840, ये 50 लाख से थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा है, तो इसमें कोई ऐसा मार्जिनल रिलीफ नहीं आएगा। 14,56,850 सरचार्ज आ जाएगा अभी। तो 16,05,35 एंड 4%। तो 16,66,636 आ रहा है, दैट मीन 16,66,640 ये टैक्स आ जाएगा। 16,66,640। जस्ट एक बार चेक कर लेते हैं। हम जीएसटी पे आ गए।
16,66,640 ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद पर्सन ऑथराइज टू वेरीफाई रिटर्न ऑफ इनकम, ये आप खुद से देख सकते हो। HUF करता है एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, एनी अदर एडल्ट मेंबर ऑफ द HUF, company where the company is being wound up, liquidator, local authority, principal officer, individual who is mentally incapacitated from attending to its affair, his guardian or any other person competent act on his behalf. तो विद दिस हमने पूरा आरटीपी कंप्लीट कर लिया पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने जीएसटी और इनकम टैक्स के केस सिनेरियो देखा था, पार्ट 2 में हमने इनकम टैक्स के क्वेश्चंस भी हमने देख लिए। आई होप आपको इसमें सब समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो जस्ट मैसेज मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल। टिल देन just my best wishes for you, just keep studying and all the best for your exams। मैं और भी इसमें वीडियोस लेके आऊंगा। बाय, थैंक यू।